दलित लेखक संघ के इस रजत जयंती समारोह में मैं अपनी ओर से, लेखक संघ की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था और ईश्वर को चुनौती देकर वर्णविहीन, वर्गविहीन समाज के प्रथम प्रस्तावक समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मैत्री, प्रेम, अहिंसा और करुणा से युक्त धम्म के संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध एवं उनके दर्शन को सादर नमन करता हूँ और इस बुद्ध परंपरा और बुद्ध दर्शन के अग्रदूतों, सामाजिक परिवर्तन के उन्नायक संतों, गुरुओं, महानायिकाओं, वीरांगनाओं, महानायकों और महापुरुषों को सादर नमन करते हुए उनके संघर्षों की बदौलत लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हम यहाँ हैं, इसलिए मैं उनके प्रति अतिरिक्त कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनको बार बार नमन करता हूँ। आदरणीय सम्मानित मंच और सभागार में मौजूद लेखक लेखिकाएँ, भाइयों बहनों और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने आए तमाम सुधीजनों को उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पता नहीं क्यों मैं इस योग्य अपने को नहीं मानता इस बीच वक्तव्य के लिए अनीता जी ने मुझे चुना है, लेकिन मैं इसके लिए अतिरिक्त आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मैं अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि आपने यह गुरुतर दायित्व दिया है। इसलिए इस ऐतिहासिक गौरव के क्षण में जब दलित लेखक संघ अपनी रजत जयंती मना रहा हो, तो ऐसे में विगत 3 दशक पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस दौर का मैं साक्षी रहा हूँ जिस दौर में दलित लेखक संघ बना, और उस बनाने की प्रक्रिया के आधार स्तंभ माननीय कर्मशील भारती जी की उपस्थिति में मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि मैं उन बातों को कह पाऊँ। कहीं गलत हो तो आप मुझे सही कर दीजिएगा। आपके और आपके तमाम साथियों को मैं अतिरिक्त नमन करता हूँ कि आप ये 25 वर्ष जो आप दलित लेखक संघ देख रहे हैं, इसके पीछे आदरणीय पन्नालाल जी और कर्मशील भारती जी की और उनके टीम की, उनके सदस्य गण जो थे, इनकी भूमिका आज जाकर साकार हुई है इस 25 वर्ष बाद। जो नए शोधार्थी हैं, नए लोग आज जुड़े हुए होंगे या जो नहीं जानते होंगे, उनके सामने मैं इतिहास का पन्ना खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पीएचडी का शोधार्थी था जेएनयू में, ऐसे जेएनयू में जिस जेएनयू को बनाने में कर्मशील जी के कंधे कभी नहीं झुके, उस ईंट और पत्थरों से जो जेएनयू दिखता है, मुनीरका में रहते हुए उसमें आपने मजदूरी किया और केंद्र सरकार में नौकरी करते हुए जब सेवानिवृत्त हुए, उससे पहले ही आप इस तरह की पृष्ठभूमियों में लगे हुए थे। सन 19 दिसंबर सन 1989, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 19 दिसंबर सन 1989, तब मैं दिल्ली में नहीं था, उसके 3 वर्ष बाद में आया था। वह एक ऐसा पंजीकृत दौर है, कहेंगे पंजीकृत, मैं कहता हूँ कि पहली बार दलित साहित्य प्रकाशन संस्था को पंजीकृत कराया था कर्मशील भारती जी और पन्नालाल जी ने। मुनीरका में रहते थे कर्मशील जी, आज भी रहते हैं, अम्बेडकर चौक बना रखा है इन्होंने। कर्मशील जी को आप लोग जो नए शोधार्थी, आप एक बार खड़े हो जाइए, आपके लिए ताली बजाइए कि कर्मशील जी से मैं आप उस तरह के रूढ़िवादी जगह पर इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर चौक और भगवान बुद्ध की एक छोटी सी वाटिका बना रखी है, बौद्ध विहार बना रखा है। वह तमाम झगड़ों में रहा, लेकिन वहाँ पर और आपके साथ नाटक करने का और उस बुद्ध विहार में बोलने का सुयोग रहा 93 से लेकर के बाद के दिनों तक। तो इसलिए इस ऐतिहासिक क्षण को मैं याद करते हुए बस याद दिलाना चाहता हूँ कि 19 दिसंबर सन 1989 को पहली बार दिल्ली में दलित साहित्य प्रकाशन संस्था बना करके कुछ पुस्तकें छापी और दलित प्रक्रिया नाम की पत्रिकाएं भी शुरू किया था। फिर यही सदस्यगण 22-23 जुलाई सन 1995 को एमपीज क्लब साउथ एवेन्यू में
एमपीज क्लब, साउथ एवेन्यू एमपीज क्लब में 22-23 जुलाई सन 1995 को अखिल भारतीय पहला हिंदी दलित साहित्यकार सम्मेलन कराया था, 2 दिवसीय, जो हिंदी क्षेत्र में उत्तर भारत में यह पहला सम्मेलन था। और मुझे लगता है कि उस ऐतिहासिक सम्मेलन की जो रपट है वो मेरे पास वैसे हाथ से लिखी हुई है, वो रपट छपी थी। कमसील जी ने अपने पैड पर भी लिख करके दिया था, अलग अलग जगहों पर रपट छपी थी। शोधार्थियों के लिए यह बहुत ही, जो लोग लेखक संगठनों पर काम करते हों उनके लिए बहुत ज़रूरी बात है। तो इसी संस्था ने, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था जो 1989 में बनी थी, इसी संस्था के सदस्यगणों ने और इन्हीं लोगों ने पहला दलित साहित्यकार सम्मेलन एमपीज क्लब में 1995 में 22-23 जुलाई को किया था। और उस सम्मेलन के आरंभिक सत्र की अध्यक्षता की थी कमलेश्वर जी ने, और उद्घाटनकर्ता डॉक्टर श्याम सिंह शशि थे, और उसके संचालनकर्ता थे डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन। मैं आज आते हुए अचानक मुझे लगा कि 25 वर्ष हो गए हैं इस लेखक संगठन के, तो जरूर जाना चाहिए। और ठीक इसके 2 वर्ष बाद 1997 में दलित लेखक संघ की स्थापना हुई थी, और उसका वो उगता हुआ सूरज पुस्तक में जो अभी तक दलित लेखक संगठनों के बंटवारे में या उनके टूटने में बहुत यह दावा होता रहा कि असली दलित लेखक संघ कौन सा है, तो यह दलित लेखक संघ जिसमें आप सब बैठे हुए हैं, जिसमें जो आपके चित्र जहाँ बने होंगे वह वास्तव में वही दलित लेखक संघ 1997 में बना था, और कमसील जी उसके संस्थापकों में से एक थे, आज मौजूद हैं। इसलिए इस ऐतिहासिक क्षण के अवसर पर मैं पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज हम उसके साक्षी बने हैं। इस 1995 और 1997 का जो 2 वर्ष है, ये तिथियां हैं, ये वर्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर भारत के लिए। इसलिए कि 1995 में और 1997 में उत्तर भारत ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कुछ ऐसा राजनीतिक हलचल हुई कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में कोई ऐसी सरकार बनी कि दलित साहित्य के लिए एक नई भावभूमि बन गई। और उस दौर में जिस विषय पर हम काम करने जा रहे हैं, मतलब आज बात करेंगे दिन भर, उस जो दलित साहित्य, संस्कृति, कला और लोकतंत्र की जो बात है, लोकतंत्र के आईने में देखने की बात है, मुझे लगता है कि 1995 और 1997 में इसकी पृष्ठभूमि जो दलित कलाओं की, जो बहुजन कलाएं थीं उस दौर में जो स्थापित हुई, उन पे बात हुई, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको बहुत ही बड़े तौर पे संज्ञान लिया। और 95 से 97 और 2001 के बीच उत्तर भारत ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बहुजन नायक नायिकाओं को, जिनको कभी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं माना गया था, कभी उनको उस योग्य नहीं माना गया था, पहली बार ऐसा विमर्श रचा इस देश के अंदर, जो सामाजिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस से लेकर के इतिहास और समाजशास्त्र जैसे अनुशासनों में वह बहसें चली, और तमाम बहुजन नायक नायिकाओं के अवदान के बारे में, उनके बलिदान के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, मूर्तियों के माध्यम से जो स्थापनाएं हुई, वह धीरे धीरे विमर्श का रूप लेकर के पाठ्यक्रमों में भी और बाद में यह अब तमाम अनुशासनों में विमर्श का विषय बनी। इस दौर में ही तमाम तरह की साहित्यिक बहसें, जब यद्यप 1995 और 97 इस लेखक संगठन से पहले उत्तर भारत से इतर महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद 6 दिसंबर 1956 के बाद 58 और उसके बाद 72 तक एक ऐसा दलित आंदोलन शुरू हुआ जो बहुव्यापक बना, और हिंदी क्षेत्र में बेवजह बहसें होती रहीं। दलित साहित्य को किसी भाषा क्षेत्र में काट कर नहीं पढ़ा जाना चाहिए। हिंदी क्षेत्र में बहुत संकीर्णताओं के साथ भी इस पर बात होती रही कि हमारे यहाँ पहले से दलित साहित्य था। दलित वर्ग में जन्म लेकर लिखना और दलित शब्द के साथ आंदोलन के रूप में बनना, दोनों दो दिगर बातें हैं। इसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि किसी ऐसे वर्ग में जन्म लेना और फिर उस वर्ग में जन्म लेकर लिख लेना और किसी ऐसे शब्द के उद्भव के बाद कोई आंदोलन का स्वरूप बनना, दो अलग बातें हैं। और ये बातें अब जा कर के हमारे पाठ्यक्रमों और तमाम साहित्यिक विमर्शों में तय होने लगी हैं। तो आज तमाम आलोचनाओं के बावजूद हम उन ऐतिहासिक क्षणों से मुंह नहीं फेर सकते जो लोकतंत्र के बदलते स्वरूप को यहाँ तक पहुँचाया है और जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं।
निश्चित तौर पर बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर सन 1956 को जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो ये हमें याद होना चाहिए कि वह व्यक्ति जो जिसकी संकल्पना में ही बौद्धमय भारत बनाना था और जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने ग्रहण किया था, उसकी शपथ ली थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं में ही हमारे साहित्य की, हमारी कलाओं की, हमारी संस्कृति की, हमारे इतिहास की, हमारे धम्म की, मैं धम्म कह रहा हूँ तो पाली में बौद्ध धम्म में धम्म का अर्थ सिद्धांत है, और बौद्ध सिद्धांत हम मानते हैं। बौद्ध दर्शन का जो स्वरूप दिखाई देता है आज के धर्मों से बिल्कुल इतर, जिसमें कर्मकांड से बाहर, अंधविश्वासों से मुक्त और तार्किक और वैज्ञानिक धर्म के रूप में वह मौजूद है, जिसका नाम आज हम धर्म भले कहते हों, लेकिन पाली में इसका इसका अर्थ जो है सिद्धांत लिया आता है। दलित शब्द जब प्रचलन में आया महाराष्ट्र में और बाद में हिंदी में भी, तो इसका संदर्भ सिर्फ और सिर्फ संविधान में दर्ज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजात तक सीमित नहीं थी। यह व्यापक अर्थ में बहुजन समाज से जुड़ा हुआ शब्द रहा। यह एक सांस्कृतिक शब्द था, यह किसी जाति का पर्याय नहीं था। बाद में धीरे धीरे हमारे कुछ संकीर्ण कहेंगे प्रस्तावकों ने या उसकी व्याख्या करने वाले लोगों ने अलग अलग भाषा क्षेत्र में उसको कुछ सीमित करना शुरू किया परिभाषाओं में। तो जो वर्चस्ववादी जातिवादी जो मीडिया थी उसको मौका मिला, उसने इसको रिड्यूस कर दिया, एक तरह से जाति के संदर्भ में इसको तब्दील कर दिया और राजनीति को भी दलित राजनीति और वह अनुसूचित जात तक सीमित कर दिया। यह बहुत ही दुखद रहा है। अभी भी आज भी दलित लेखक संगठनों ने कभी भी सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति की बात नहीं की है। संविधान में जो नाम है वह अनुसूचित जनजाति या आदिवासियों की बात भी की है, अल्पसंख्यक वर्गों की बात की है, जो पिछड़े वर्ग पिछड़े जातियों के लोग हैं उनके बारे में बात की है। मुझे याद है कि जब पहला दलित साहित्यकार सम्मेलन जब एमपीज क्लब में हुआ था तो उसमें शांति यादव जैसी बाद में प्रिंसिपल से रिटायर हुई थी, उनकी कविता अभी मेरे पास है, वह संकलन उसमें उनका आया हुआ था। उस दौर में सभी वर्ग के लोग जो 85% मानने वाली जनता है, जो बहुसंख्यक बहुजन समाज है, वो सभी लोग उसमें शिरकत किए थे। इससे इतर वर्ग के लोग भी जो अदलित लोग थे वे लोग भी आए थे। मुझे याद है वीर भारत तलवार ने, हमारे जो गुरु प्रोफेसर वीर भारत तलवार जिन्होंने पढ़ाया हम लोगों को, वे भी उसमें शिरकत किए थे। मैं आज उस डायरी को खोल कर देख रहा था, 1995 की डायरी मेरे पास वैसे ही रखी हुई है कि वेदना और संघर्ष का जो प्रतिफलन है दलित साहित्य, उस दौर में यह एक अनुगूंज थी। उस दौर में वही यह सम्मेलन था जिसमें डॉक्टर धर्मवीर जी को भी माफ़ी मांगने के लिए वह मजबूर किया गया था। और रजनी तिलक जी के नेतृत्व में वहाँ पर महिला संगठनों ने, दलित महिलाओं ने उनको मजबूर किया और उन्हें हाथ जोड़ करके लाल टी शर्ट पहने हुए आए थे, जीन्स पहने हुए। मुझे याद है वो फोटो अगर होगा तो अगर देख लेंगे कि 1995 में उन्होंने खड़े होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा था कि दलित स्त्रियों के बारे में, अपनी बहनों के बारे में आज के बाद में कभी नहीं लिखूंगा। 1995 में उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और उसके बाद लेकिन लगातार वह लिखते रहे। इसलिए आज चूँकि इस ऐतिहासिक क्षण में अनीता भारती जी के संरक्षण उसमें नेतृत्व में जो अध्यक्षता में जो यह संगठन चल रहा है और यह कार्यक्रम संचालन हो रहा है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच के दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत कड़वाहटें हुई हैं। मैं बार बार कर्मशील जी को इसलिए याद करता हूँ क्योंकि आपके साथ मेरे नाटक, आपके निर्देशन में आपके द्वारा लिखे हुए नाटक आपके पुत्र के साथ, बहुत छोटा बेटा था तो मैंने खेला था पढ़ते हुए जेएनयू में। क्योंकि इतने संगठन बने, इतने टूटते रहे, लेकिन कर्मशील जी कभी नहीं टूटे। कर्मशील जी सबके साथ आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ जुड़े रहे। एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर आज इनको सम्मानित किया जा रहा है, हमारे दूसरे साथी जिन्होंने हमें सम्मानित किया, आर्या जी, वो आप भी एक बार खड़े हो जाइए। आपने बहुत बड़ी भूमिका और लिखा है आपने, एक बार प्लीज़ आप संस्थापक लोगों में से हैं, आप मुझे सम्मान करने आ रहे थे, मैं चाह रहा था कि आपको सम्मानित करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने जो खड़ा किया है, हर संगठन में जाते रहे, जेएनयू में जो कार्यक्रम होते थे उसमें आते रहे, संगठन बनते रहे, लेकिन सभी संगठनों से बातचीत करते रहे, संवाद करते रहे, तब जाकर के 25 वर्ष यह आज जाकर के पूरा हुआ। बहुत मुझे प्रोफेसर चौथीराम साहब ने या चौथीराम यादव जी ने याद दिलाया कि मैं भी एक संगठन का महासचिव था, और यह दुखद क्षण है और इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया था कुछ दिनों बाद। बहुत मुश्किल से मुझे और तुलसीराम जी को मनाया गया था कि एक संगठन दलित लेखक संघ किसी के पास चला गया, हम लोग दलित साहित्य मंच बनाएंगे, दूसरे नाम से बनाएंगे।
यह बहुत मुश्किल से उसको छोड़ने के लिए मात्र यह युगत की गई थी कि किसी तरह से वहाँ से मुक्त कर दिया जाए और एक संगठन बना दिया जाए कि दलित लेखक संघ मुक्त हो जाए, क्योंकि मुक्त नहीं हो रहा था वो। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं उसका महासचिव था। बाद में मैंने बहुत जल्दी ही तुलसीराम जी को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि इसको धीरे धीरे इसको खत्म हो जाना चाहिए। संगठन जितने कम होंगे, अधिक संगठन हो, संवाद हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के समाज में संवाद टूट जाते हैं, संवादहीनता होती है, इसी से हमें बचना चाहिए। तो इस तरह की तमाम तरह की संकीर्णताओं और विविधताओं के बावजूद हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं, तो आज हम यह कह सकते हैं कि यह प्रामाणिक सत्य है और यह सिद्ध हो चुका है कि दलित साहित्य ही अम्बेडकरवादी साहित्य है और अम्बेडकरवादी साहित्य ही दलित साहित्य है। यह सिद्ध हो गया है और इससे आगे दलित साहित्य ही बहुजन साहित्य है और यही बहुजन साहित्य ही दलित साहित्य के रूप में है। आगे जाकर नाम बदलते रहते हैं और नाम बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिससे दलित लेखक संघ से दलित साहित्य मंच बना, फिर दलित लेखक संघ हुआ। जरूरी यह है कि जिनको हम बहुजन समाज कहना चाहते हैं, जिनको हम पिछड़े वर्ग, पिछड़ी जातियों के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में हमारे उद्घाटनकर्ता साहब ने कहा, उनकी भूमिकाओं, उनकी खुद की भूमिकाएं, उनका खुद का दायित्व है कि पहले अपने आप को वो माने कि वो 4 वर्णों में क्या हैं। जिस दिन वो मान लेंगे उस दिन वो दलित साहित्य का हिस्सा भी बन जाएंगे। नाम चाहे वो ओबीसी साहित्य रखें, चाहे बहुजन साहित्य रखें, चाहे दलित साहित्य रखें, अम्बेडकरवादी साहित्य ही महत्वपूर्ण नाम है और यही सबके बीच में प्रचलन में रहेगा। तो इस तरह के किसी भी तरह के मुगालते से बाहर आकर के बौद्धमय भारत बनाने की जो संकल्पना डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ली थी और उसके बाद जो एक बौद्ध धर्म को एक दर्शन के रूप में स्वीकार करते हुए और एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया था, आज उसी का प्रतिफलन वो है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। जो मैं कह रहा था, जहाँ बात छूट गई थी कि इन प्रतिज्ञाओं को ठीक से पढ़ा जाए तो हमें इतिहास की, अपनी संस्कृति की, अपनी परंपरा की सही समझ पता चलेगी और हम उसी इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की उपज हैं जो बाबा साहब ले जाना चाहते थे इन प्रतिज्ञाओं को। यह प्रतिज्ञा ही महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ तक, मैं मानता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मेरी राय है, किसी हमारी राय से कोई अलग भी हो सकते हैं, मेरा मानना है कि वह 22 प्रतिज्ञाएँ ही दलित साहित्य का मुखपत्र है और इसीलिए दलित साहित्य सिर्फ लेखन नहीं है, वह आंदोलन है। बाबा साहब ने आंदोलन खड़ा किया था और हमारा साहित्य एक आंदोलन की तरह से बढ़ रहा है। ये 22 प्रतिज्ञाएँ हमारे समाज ही नहीं, पूरे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, जो एक जड़ता और अंधविश्वास और तमाम तरह कर्मकांडों से भरा हुआ जो पूरा समाज है, जिसको आज जो है वर्चस्ववादी ताकतें जिस पर इठला रही हैं, उस मकड़जाल से बाहर करने का, उसे स्वतंत्र करने का, उसे मुक्त करने का काम वो 22 प्रतिज्ञाएँ करती हैं। इसलिए वो 22 प्रतिज्ञाएँ बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक हैं। उनको कहीं लगा दीजिए तो उससे लोग बहुत ही खफा हो जाते हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में विद्यार्थियों ने चस्पा कर दिया था तो बड़ा बवाल हुआ था। तो ये उसी हमारे तार्किकता की उपज हैं प्रोफेसर रतनलाल जी, जिन्होंने, उनकी तार्किकता से लोग, देश और दुनिया दहल उठता है। मैं आग्रह करता हूं और मैं मानता हूं कि आज इस पूरे दिन भर इस समारोह में इन दृष्टियों पर विचार किया जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को चुनौती देकर जो वर्चस्ववादी सत्ता थी उसका जो प्रतिरोध किया और तार्किक और वैज्ञानिक सोच विकसित किया, उसी का एक तरह से परंपरागत विकास है दलित साहित्य आंदोलन। और उसी विकास प्रक्रिया में, उसी सांस्कृतिक विकास में, उसी की ऐतिहासिक प्रक्रिया में हमारे संत गुरु रविदास जी का बेगमपुरा देखा जाता है। बेगमपुरा की जो संकल्पना है वो निश्चित तौर पर तथागत बुद्ध की पूरी संकल्पना से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हमारे तमाम वर्चस्ववादी प्रतिरोध की परंपरा जो 2500 साल पहले शुरू हुई थी और तमाम संतों, गुरुओं और आधुनिक काल के सामाजिक परिवर्तन कार्यों में फूले दंपत्ति परिवार इत्यादि से होते हुए डॉक्टर अम्बेडकर के निर्देशन में और उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनके विवेक और उनकी पूरा मेधा का निचोड़, उनके पूरे संघर्षों का निचोड़ भारतीय संविधान है। और उसी संविधान इसीलिए उस संविधान को बार बार बदलने की बात की जाती है। वह संविधान हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, और पहली बार भारत में बौद्ध काल के बाद भारत में
संवैधानिक व्यवस्था के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए दलित लेखक संगठनों ने, हमारे दलित रचनाकारों ने, हमारे दलित नायिकाओं ने पुरजोर कोशिश की है। वह लोकतंत्र हमारी उपस्थिति से पता चल रहा है कि कितना मजबूत हुआ है। आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो ये दलित साहित्य आंदोलन है, इस दलित साहित्य आंदोलन ने सिर्फ भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जड़ता से मुक्त करने की बात नहीं की, बल्कि स्वयं स्वयं के जीवन में, स्वयं के समाज में, अपने ही समाज में स्त्रियों को लेकर के या दीगर उपजातियों को लेकर के असमानताएं थीं, उसको लोकतांत्रिक करने का काम भी किया है। इन 25 वर्षों में हमारे लेखक संगठनों ने या हमारे इस लेखक संघ ने के अंतर्गत जुड़े हुए तमाम रचनाकारों ने ऐसा लेखन किया है जिसमें विवाद भी हुए और विवादों के बाद बहुत सारी बातें भी बदली। उन विवादों के बाद जब एक बार शवयात्रा लिखी गई थी तो तेज सिंह जी के खिलाफ उस कहानी पर बहुत विस्तार से आज वेद प्रकाश जी मौजूद हैं। वेद प्रकाश जी अपेक्षा पत्रिका से जुड़े रहे, वेद प्रकाश जी को भी लिए भी ताली बजाई। वेद प्रकाश जी का इतना कंट्रीब्यूशन है अपेक्षा पत्रिका के चलाने में, एक बार प्लीज आप। तो आज ऐतिहासिक लोग बैठे हैं यहाँ पर, वेद प्रकाश जी उसके गवाह हैं, साक्षी हैं कि कहानी में अगर लगा किसी एक संपादक को जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, आज हमारे बीच नहीं हैं डॉक्टर तेज सिंह जी, तो उनको लगा कि हमारे समाज का ढांचा ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी उपजाति को लेकर के ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए, तो इस हमारे रचनाकारों ने इस तरह की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। हमारे आलोचकों ने अपनी नई लाइन खींची, नई रेखा खींची है और अपनी प्रतिबद्धताओं को साबित किया है कि क्यों न अपने भीतर भी हम अपने आप को जांचें, अपने आत्मालोचन करें। और उस तरह की कहानी अगर लिखी जा रही थी तो उसका तेवर बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भीतर का जो जाति भेद है, दलित वर्गों का, पिछड़ी जातियों के भीतर का, अन्य इस तरह के तमाम हमारे जो बहुजन समाज के भीतर की उपजातियों का जो झगड़े हैं, एक दूसरे के प्रति अहिंसा और घृणा का भाव है, उसको भी कम करने का उस सवाल अपनी लेखन में उसको अपने भीतर लाने का, अपने रचनाओं में लाने का काम भी हमारे रचनाकारों ने किया है। और उन रचनाओं के माध्यम से दलित लेखक संघ ने लगातार उनको अपना मंच दे करके और भी ज़्यादा प्रसारित किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। इसीलिए हमारी दलित रचनाएं इस देश में जिस भी भाषा में, मैं सिर्फ हिंदी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत और भारत से बाहर जो भी इस तरह की अम्बेडकरवादी रचनाएं लिखी गई हैं, सभी विधाओं में वे सभी ऐतिहासिक संघर्षों की उपज हैं। और उन सभी रचनाओं में आप उनकी भाषा के आधार पर उसमें चाहे सौंदर्यबोध देखना हो, चाहे कला देखना हो, चाहे संस्कृति, सभी की छवियाँ आप इन रचनाओं में दिखाई देती हैं। लोक में मौजूद जो कलाएँ हैं, बहुजन प्रकाशन जो लखनऊ का था एक समय में, बहुत ज़्यादा पुस्तकें छापा उन्होंने और उन्हें भारत की सभ्यता और संस्कृतियों को नए सिरे से परखने और समझने का काम अपनी पुस्तकों के माध्यम से दिया था। दलित साहित्य उसका अगला पड़ाव है, उसने भी साहित्यिक अपनी अभिरुचियों के माध्यम से सभी विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज राजेश जी मौजूद हैं, इन्होंने नाटकों के माध्यम से, चाहे लिख करके चाहे उसको अभिनीत करके, दलित आत्मकथाओं के माध्यम से, ख़ास तौर से हिंदी में और मराठी में दलित आत्मकथाओं ने और नाटकों ने विशेषकर जो बहुजन संस्कृति है, बहुजन इतिहास है, बहुजन राजनीति है, कला है, भाषा है और अनुभवजन्य ज्ञान है उसके भीतर, इस समाज के अंदर जो हजारों साल से उस ज्ञान की किसी ने नोटिस नहीं लिया था, आज उसको पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबके समक्ष ला करके, लिख करके, जो हमारे समाज वैज्ञानिकों का जो एकांगीपन था और साहित्य इतिहास के भीतर का जो अधूरापन था, उसको सामने ला कर रखा है और उनको विवश किया है कि वे पुनः विचार करें कि हमारे समाज वैज्ञानिकों ने क्या लिखा है, किस पर विचार किया अब तक, और हमारे साहित्य इतिहासकारों ने क्या लिखा है और कैसे विचार किया है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन की इस आकांक्षा के साथ वर्णविहीन, वर्गविहीन समाज बनाने की स्थापना करना दलित साहित्य का मुख्य ध्येय है। और इसी ध्येय के तहत जो तथागत के समय से जो आंदोलन शुरू हुआ था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मैत्री, प्रेम, अहिंसा और करुणा का, दलित साहित्य आंदोलन उसकी उपज है और उसी के लिए अग्रसर है। दलित लेखक संघ भी उसी का एक तरह से प्रचार प्रसार में और उसको स्वरूप देने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इसलिए मैं आज दलित लेखक संघ को अपनी ओर से इस 25 वर्ष पूरा होने पर अत्यधिक बधाई देता हूँ।
आखिर में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो अम्बेडकरवादी दलित साहित्य आंदोलन सक्रिय है, जिसने वर्चस्व की भाषा को बदलकर समता की भाषा में तब्दील किया है। आप समझें कि तमिलनाडु में कभी आज से मुझे लगता है 2003-4 में या 2007 में, शायद 2007-8 में एक स्कूली छात्रा को, लड़की को, छोटी सी बच्ची, जिस वर्ष जितने बच्चा छोटा या था, आँख फोड़ दिया था एक टीचर ने पानी छूने से। तो आप देखें कि तमिलनाडु से लेकर भारत के हर भाग में ये घटनाएं हो रही हैं। अगर यही घटनाएं अगर सत्तासीन समाज के साथ हो जाएं तो इस देश में आग लग जाती है। और अगर इसी तरह के उपेक्षित वर्ग जो सत्ता से बाहर हैं, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ इस तरह घटनाएं होती हैं तो कोई भी स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। जब ये उनके साथ होता है तो जुडिशरी भी अपने आप स्वतः संज्ञान लेने लगती है। तो यह क्यों है ऐसा? दलित साहित्य आंदोलन अपनी सत्ता की स्थापना के लिए भी निरंतर अपने लेखन में जागरूक है और उसको लगातार लिखता रहता है। तो दलित साहित्य ने तब किसी तरह की हिंसा की बात नहीं की, बल्कि वर्चस्व की भाषा को समता की भाषा में तब्दील करने की बात कही है और हिंसा की भाषा को करुणा में तब्दील करने की बात कही है, उसको उस भाषा में बदलने की बात की है। और इसीलिए जो दलित साहित्य आंदोलन में जो दलित रचनाकारों के पास एक स्वप्न है, दलित लेखक संगठन की नेतृत्व में जो दलित रचनाकारों की या स्वायत्त भी उनकी अपनी जो रचनाएं हैं, उनके भीतर भी एक स्वप्न है, एक दृष्टि है, एक विजन है और एक विकल्प है। उनके पास क्या विकल्प है, क्या दृष्टियां हैं? तो उनके पास अपना एक इतिहास है। हाँ, ख़त्म कर रहे हैं। उनके पास अपना इतिहास है, उनके पास अपना धर्म है, उनके पास अपनी संस्कृति है, उनके पास अपनी कला है, उनके पास वह सब कुछ है जो किसी धर्म के साथ, किसी एक वर्ग के साथ होता है। इन्होंने अपना एक बड़ा समूह बनाया है और इनके पास एक सूझबूझ से विकसित की गई एक लोकतांत्रिक एक समझ है और उसी लोकतांत्रिक समझ को पुनर्स्थापित करने की जो बुद्ध काल से शुरू हुई थी, जो बौद्ध काल में था, उसके लिए सक्रिय हैं। अंत में यही कि हिंसा और घृणा आधारित जो व्यवस्था है उसके बरक्स समता और करुणा आधारित व्यवस्था को दलित साहित्य ने प्रस्तावित किया है और उसी लिए अब पूरे के पूरे तौर पर अपने को समर्पित किया है और उसके संरक्षण के रूप में दलित लेखक संघ ने काम किया है। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अब इस संघ के प्रति कि उन्होंने मुझे बोला।